नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में प्यारे साथियों, आप लोग राज्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो राज्यों की व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से संचालित होती हैं, राज्यों की शासन प्रणाली किस तरीके से संचालित होती है, इन सारी चीज़ों को आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं राज्यों की राज्य व्यवस्था को। प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं कि राज्यों की राज्य व्यवस्था या शासन प्रणाली किसी भी राज्य की जो शासन प्रणाली होती है उसे संचालित करने के लिए, उसे सुचारू ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय व्यवस्था के समान एक व्यवस्था बनाई गई है। किसके समान? संसदीय व्यवस्था के समान ही एक व्यवस्था राज्यों में भी बनाई गई है। और ये जो व्यवस्था बनाई गई, ये संविधान के नियमों के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुरूप ही बनाई गई है। किसके अनुरूप? संविधान के अनुरूप बनाई गई है। जो केंद्र है, हम कह सकते हैं कि जो केंद्र है और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, एक ही संविधान है। ठीक, जिस संविधान से केंद्र शासित है और उसी तरीके से, उसी संविधान से राज्य भी शासित होता है, उसी संविधान के अनुरूप राज्य भी चलता है। अर्थात राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान है। ठीक है, लेकिन जो राज्य की शासन प्रणाली है, जो राज्य की शासन प्रणाली होती है, राज्य की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विधानमंडल, जो विधानमंडल होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? विधानमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? विधानमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ये जो विधानमंडल होता है, इसका गठन कैसे होगा, इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 168 प्राविधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 168 ये कहता है कि किसी भी राज्य में विधानमंडल का गठन कैसे होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद विधानमंडल के गठन के बारे में कुछ संविधान में प्राविधान करता है, वर्णन करता है। ठीक है, ये चीज़ नोट हो गई। एक एक चीज़ आप लोग नोट करते जाइए। तो जो विधानमंडल है, विधानमंडल, प्यारे साथियों, इसमें राज्यपाल और विधानसभा, राज्यपाल और विधानसभा आती है। ये कहाँ पर? उन राज्यों में जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, उसमें जो विधानमंडल में जो शामिल होगा, कौन कौन होगा? राज्यपाल और विधानसभा। और जिस राज्य में विधान परिषद है, उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, तो जिसमें विधान परिषद जिस राज्य में है, तो उसमें ये शामिल हो जाती है। अर्थात विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल शामिल होते हैं, या फिर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, ये जो विधानसभा है, इसे आप निम्न सदन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निम्न सदन कह सकते हैं, या फिर आप इसे लोकप्रिय सदन कह सकते हैं। और जो विधान परिषद है, इसे उच्च सदन कह सकते हो, या वरिष्ठ सदन कह सकते हो, वरिष्ठ सदन, या फिर इसको द्वितीय सदन के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये जो विधानमंडल है, जिसकी किसी भी राज्य की शासन प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, आखिर ये विधानमंडल इसके बारे में संविधान में प्राविधान किया गया है भाग 6 में। किसमें? भाग 6 अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमंडल के बारे में संविधान में भाग 6 जो है उसमें वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में और अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक जो प्राविधान किए गए हैं वो विधानमंडल से संबंधित हैं। ये जो संविधान का भाग 6 है, ये राज्यों की व्यवस्थाओं के बारे में बताता है कि राज्य की व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, ये भाग 6 में बताया गया है। ठीक है, जो संविधान का भाग 6 है ये 6 अध्यायों में डिवाइड है। ये जो भाग 6 है, भाग 6, इसमें कितने अध्याय हैं टोटल? इसमें अध्याय 6 है। ठीक, जो पहला अध्याय है, अध्याय 1, इसमें केवल अनुच्छेद 152 के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो दूसरा अध्याय है, अध्याय 2, इसमें अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक बताया गया है। ठीक है, तीसरा जो अध्याय है, अध्याय 3, इसमें अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक, और इसी प्रकार अध्याय जो 4 है इसमें अनुच्छेद 213 के बारे में बताया गया है, और अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं, और अध्याय 6 इसमें अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भाग 6 है इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक ये भाग 6 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, अर्थात राज्यों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक हैं। ठीक है, तो भाग 6 में अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय हैं। अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 1 में 152 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक बताया गया, 3 में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन किसी भी राज्य को अच्छे ढंग से चलाने के लिए 3 संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जो 3 संस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं निकाय हैं, 3 निकाय, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती, कह सकते हैं कि इन निकायों के बगैर किसी भी राज्य की शासन प्रणाली को नहीं चलाया जा सकता है। तो ये 3 संस्थाएं कौन सी हैं? पहली संस्था है कार्यपालिका। ठीक, और ये जो कार्यपालिका होती है इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरा निकाय है वो है विधायिका, मतलब ये कानून बनाने वाली संस्था होती है, कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरी होती है न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो भी कानून हैं
जो भी नियम हैं उनको सही ढंग से लागू करवाना और ये चेक करना कि किसी भी नियम का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर किसी नियम का कोई व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है तो उसको सज़ा देना इसका कार्य है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। नोट कर लिया। इसके बाद तो ये 3 संस्थाएं होंगी जिनके बिना किसी भी राज्य की शासन प्रणाली को चलाना संभव नहीं है। जिस तरीके से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई है उसी तरीके से राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। जिस तरीके से केंद्र में द्विसदनीय मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा हैं, उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद, ठीक, कह सकते हैं केंद्र में लोकसभा है तो राज्यों में विधानसभा है इसके बराबर। ठीक है, केंद्र में राज्यसभा है तो इसके बराबर में राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है। लेकिन भारत में जो विधानमंडल है उसके गठन में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती है। किसी राज्य में एक सदनीय प्रणाली है तो किसी राज्य में द्विसदनीय प्रणाली है। जो विधानमंडल है इनमें क्या है कि एक रूपता नहीं है, एक रूपता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर एक सदनीय है, सदनीय व्यवस्था है, और कहीं पर द्विसदनीय व्यवस्था है। और जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये व्यवस्था 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं 6 राज्य। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा यूपी, चौथा बिहार, पांचवा कर्नाटक और छठवां महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों हैं इसमें। अर्थात यहाँ पर विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। ठीक, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 175 हैं। कितनी हैं? 175। और इसी तरीके से तेलंगाना में 119, यूपी में 403, बिहार में 243, कर्नाटक में 224 और इसी तरीके से महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। लेकिन अगर विधान परिषद की सीटों की बात करें तो विधान परिषद की आंध्र प्रदेश में सीटें 50 हैं, तेलंगाना में 40 हैं, यूपी में 100 हैं, बिहार में कितनी है? बिहार में 75 और कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। ठीक, तो ये विधान परिषद की सीटें हो गई। अर्थात यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्यरत हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर ये जो सदस्य चुने जाते हैं, जो सदस्य, ये विधान परिषद की ये सीटें हो गई। सीटें आपने जान ली 6 राज्यों में। ठीक, विधान परिषद के बारे में जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें भी पहले प्राविधान था, उसमें भी विधान परिषद थी। लेकिन
यहाँ लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन हुआ क्या कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, विधान परिषद को वहाँ से हटा दिया गया, अर्थात विधान परिषद वहाँ समाप्त कर दी गई। विधान परिषद को बनाने का, विधान परिषद को समाप्त करने का ये अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास। तो यहाँ लिख लो, विधान परिषद के गठन या समापन या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे जब हम आपको विधान परिषद पढ़ाएंगे। आज हम मुख्य रूप से आज बात करेंगे विधानसभा की। ठीक है, ये चीज़ नोट हो गई होगी। हेडिंग डालेंगे विधानसभा। प्यारे साथियों, ये विधानसभा जो होती है, इसका जो गठन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गठन किसके द्वारा होता है? इसका जो गठन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके गठन के लिए चुनाव कराना पड़ता है। और ये चुनाव कौन कराता है? ये चुनाव ECI कराती है, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए जो चुनाव होते हैं ये कौन कराता है? ECI। ठीक है, अनुच्छेद 170 संविधान का एक अनुच्छेद है 170। ये प्राविधान करता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम कितनी सीटें होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम वो 500 होनी चाहिए और जो न्यूनतम सीटें वो 60 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसका अपवाद है। कुछ राज्यों में जैसे सिक्किम में केवल 32 सीटें हैं। गोवा में केवल 40 सीटें हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं मिजोरम इसमें भी 40 सीटें हैं। पुडुचेरी इसमें केवल 30 सीटें हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का एक अपवाद है। यहाँ पर न्यूनतम सीटों की संख्या 60 बताई, कम से कम 60 हो सकती हैं, लेकिन 60 से भी कम सिक्किम में केवल 32 ही हैं, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, पुडुचेरी में 30। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनमें 60 सीटें हैं। कितनी हैं? जितनी न्यूनतम बताई गई हैं, संख्या यहाँ जो भी बताई गई है उतनी ही सीटें यहाँ पर हैं न्यूनतम। अर्थात कह सकते हैं इन 5 राज्यों में 60 सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये जो चुनाव होता है, इसमें जो सदस्य
चुन के आते हैं, जो सदस्य चुनकर आते हैं, इन्हें जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। या फिर राज्यपाल किसी व्यक्ति को या किसी भी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी शपथ इन्हें दिलवाता है। तो इन्हें शपथ दिलवाई जाती है और कौन देता है? राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा या इनके प्रतिनिधि द्वारा, जिसको भी राज्यपाल मनोनीत करके भेजते हैं उसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। और जो शपथ होती है, बिना शपथ के कोई भी सदस्य किसी भी बैठक में, किसी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। ये नियम है कि किसी भी कार्यवाही में कोई भी सदस्य बिना शपथ लिए उपस्थित नहीं होगा, भाग नहीं लेगा और मतदान भी नहीं करेगा। और अगर ऐसा वो करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ठीक है। ये जो शपथ होती है, ये 3 कह सकते हैं कि शपथ में 3 बातें होती हैं। पहली बात, शपथ किस चीज़ की दिलाई जाती है? सदस्य जो शपथ लेता है, सबसे पहले उस संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेता है। संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने की। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो भारत की जो प्रभुता है, भारत की अखंडता, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। ठीक, बनाए रखेंगे, इसकी वो शपथ लेता है। और तीसरी चीज़ कि वो अपने कार्यों का सद्भावपूर्वक निर्वहन करेगा। ठीक है, इसकी शपथ लेते हैं कि वह अपने कार्यों का सद्भावपूर्वक निर्वहन करेगा। तो शपथ में ये 3 पॉइंट होते हैं, इसकी वो शपथ लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? इसे नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया? इसके बाद नोट कर लिया होगा। यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखिए अभी आपने सीटों की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर लोकसभा की विधानसभा की सीटें हैं, तो उनको भी जान लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला तो है दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, और तीसरा जम्मू कश्मीर, और चौथा लद्दाख। ठीक है। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। पुडुचेरी में कितनी हैं? 30 सीटें। और जम्मू कश्मीर में 107 सीटें हैं। लद्दाख में केवल 4 सीटें हैं। जो जम्मू कश्मीर में 107 हैं, इसमें से 24 सीटें पीओके में हैं, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें ये 24 सीटें हैं, और जो 83 सीटें हैं वो इंडिया के पास हैं। जो 83 सीटें हैं वो किसके पास हैं? इंडिया के पास, भारत के पास है। ठीक है। तो ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा की सीटें हैं। आखिर इन सीटों का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि ये हमेशा परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं।
तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर जो सीटों का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। नोट्स बनाते चलिए और यकीन मानिए मेरे साथ आप जो भी टॉपिक पढ़ लेंगे वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी समझ से वो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन एक एक चीज़ को आप लिखते जाइए, समझते जाइए। आखिर जो सीटें हैं इनका निर्धारण कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है? तो प्यारे साथियों, प्रत्येक जनगणना के बाद, जब भी जनगणना होती है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित किया करती है। जब भी जनगणना होती है, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 82। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 82। इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करेगी। क्या पारित करेगी? संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करेगी। ठीक है। और जब ये अधिनियम पारित होगा तो इसके आधार पर एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। इसके आधार पर एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। और ये जो परिसीमन आयोग है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करना और सीटों का जो भी है घटाना या बढ़ाना इसका कार्य है। अर्थात सीटों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? ये परिसीमन आयोग करता है। ठीक है। इसका कार्य है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। ठीक है। ये जो निर्धारण है निर्वाचन क्षेत्रों का, चाहे वो लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण हो और चाहे वो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण हो, दोनों का ही निर्धारण करने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर कि चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो, विधानसभा दोनों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये परिसीमन आयोग ही करता है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में अनुच्छेद 170, संविधान का अनुच्छेद 170 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में उनका परिसीमन किया जाएगा, उनका पुनः निर्धारण किया जाएगा, उनका सीमांकन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 170 कहता है विधानसभा के बारे में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसे साफ कर दूं। अभी तक कुल 4 बार संसद परिसीमन अधिनियम पारित कर चुकी है। परिसीमन अधिनियम पारित कर चुकी है। कितनी बार? 4 बार। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 बार परिसीमन आयोग का भी गठन हो चुका है। कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ? परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ है। ये जो परिसीमन आयोग है प्यारे साथियों, एक स्वतंत्र संस्था होती है, एक स्वतंत्र निकाय होता है। कैसा निकाय होता है? स्वतंत्र निकाय या संस्था होती है। ठीक है।
और इस पर किसी का दबाव नहीं होता है, किसी का दबाव नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आखिर जो प्रशीमन आयोग बनाया जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारे कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि प्रशीमन आयोगों का गठन इसलिए किया जाता है कि देश के जो भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को, सभी वर्ग के नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व मिले, सभी व्यक्तियों को समान प्रतिनिधित्व मिले। दूसरी चीज़, जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका उचित विभाजन किया जा सके, और जब उचित विभाजन होगा तभी कहीं न कहीं सभी को समान रूप से लाभ मिल पाएगा। और अगर उचित विभाजन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं किसी एक राजनीतिक दल या एक राजनीतिक पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है, और इसलिए प्रशीमन आयोग का गठन किया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अभी तक हमने आपको बताया कि चार बार प्रशीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहली बार जो किया गया था, ये प्रशीमन अधिनियम पारित किया गया था 1952 में, और इसके अनुसार 1952 में ही प्रशीमन आयोग बनाया गया था। किस अधिनियम के अनुसार? प्रशीमन अधिनियम 1952 के अनुसार 1952 में एक प्रशीमन आयोग बनाया गया। दूसरी चीज, प्रशीमन अधिनियम 1962 पारित किया गया, तो 1963 में एक प्रशीमन आयोग बना। तीसरा, 1972 में एक प्रशीमन अधिनियम पारित किया गया, और इसके आधार पर 1973 में प्रशीमन आयोग बनाया गया। चौथा, वर्ष 2002 में एक प्रशीमन अधिनियम पारित किया गया, और जिसके आधार पर 2002 में ही एक प्रशीमन आयोग का निर्माण किया गया था। आखिर ये प्रशीमन आयोग कौन बनाता है, इनका गठन कैसे किया जाता है, प्रशीमन आयोग में कौन कौन होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो प्रशीमन आयोग है, प्रशीमन आयोग, इसका जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति अकेले नहीं करते हैं, ईसीआई की सलाह पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग की सलाह पर ये कार्य करते हैं। किसकी सलाह पर? ईसीआई की सलाह पर ये कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? प्रशीमन आयोग के। दूसरी चीज, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त। तीसरे, जिन राज्यों का प्रशीमन होना होता है उन राज्यों से संबंधित जो चुनाव आयुक्त हैं वो इसमें शामिल होते हैं। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। और तीसरा, इसमें उसी संबंधित राज्य से 10 सदस्य और इसमें शामिल किए जाते हैं। संबंधित राज्यों के 10 सदस्य। और ये जो 10 सदस्य होते हैं ये कौन कौन होते हैं? इसमें उस राज्य के 5 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 5 विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, इन सदस्यों को केवल और केवल सलाह देने का अधिकार है और ये कुछ नहीं कर सकते, केवल एक सलाह दे सकते हैं। इनके निर्णय में कोई हस्तक्षेप ये सदस्य नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ में आ गई?
ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो इनके निर्णय होते हैं परिसीमन आयोग के जो निर्णय होते हैं, ये निर्णय एक विशेष प्रकार के कानून की तरह से ये लागू होते हैं। किस तरह से? कानून की तरीके से। इनके निर्णय यहाँ लिख सकते हो, कानून की तरह से लागू होते हैं। दूसरी चीज, इनका जो भी निर्णय होता है, इनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है, उस निर्णय को देश के किसी भी अदालत में, देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरी चीज, इसकी जो रिपोर्ट होती है, परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को, इसकी रिपोर्ट को लोकसभा और विधानसभा में रखा जाता है, लेकिन ये सदन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और चौथी चीज कि इसकी रिपोर्ट उसी दिन से लागू होगी, अर्थात राष्ट्रपति जिस तिथि को निर्धारित करेंगे, उसी तिथि से इसकी रिपोर्ट लागू हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हो, राष्ट्रपति द्वारा निश्चित या निर्धारित की गई तिथि से ये लागू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है वो कानून की तरह से लागू होता है। देश की किसी भी अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसकी रिपोर्ट लोकसभा और विधानसभा दोनों में रखी जाती है, लेकिन ये दोनों सदन इसकी रिपोर्ट में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज, राष्ट्रपति द्वारा जो तिथि निर्धारित की जाएगी, उसी तिथि से इसकी रिपोर्ट लागू हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और यहाँ लिख लीजिए कि जो 4 परिसीमन आयोग बनाए गए थे, हमने आपको बताया था 1972 में, 1952 में बनाया गया था, 1962 में, 1972 में और 2002 में। यहाँ ये नोट कर लीजिए कि 1981 और 1991 की जनगणना के आधार पर किसी भी परिसीमन अधिनियम को पारित नहीं किया गया, अर्थात 1981 और 1991 में कोई भी परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लिया होगा। लेकिन 2002 में क्या होता है, जो परिसीमन आयोग बनाया गया था, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1992
1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये प्राविधान किया गया था कि जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या ये वर्ष 2001 तक परिवर्तित नहीं की जाएगी। 1976 में ये बात कही गई थी कि सीटों की संख्या में 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और जो जनगणना का आधार वर्ष माना जाएगा, जो आधार वर्ष माना जाएगा, आधार वर्ष वो 1971 रहेगा। अर्थात 1971 के आधार पर जो भी सीटें निर्धारित की जा चुकी हैं उनमें कोई परिवर्तन 2001 तक नहीं किया जा सकता है। ये किस में कहा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और इसके बाद 82वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 2002 में। 2002 में 82वां संविधान 84वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि अब इन सीटों की संख्या में परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। इसमें यह कहा गया कि सीटों की संख्या में परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात आप परिसीमन आयोग बना लीजिए, लेकिन सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। कब तक? 2026 तक, ठीक। तो लेकिन 2002 में परिसीमन आयोग बनाया गया, परिसीमन आयोग बनाया गया। इसने भौगोलिक क्षेत्रों का परिसीमन किया, लेकिन सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज आप लोगों ने लोकसभा के बारे में कुछ तथ्यों को जाना, विधानसभा के बारे में कुछ तथ्यों को जाना। दूसरी चीज़, आपने आज परिसीमन आयोग के बारे में जान लिया है, और कल जो बचे हुए तथ्य विधानसभा के बारे में रह गए तथ्य हैं, जो बचे हुए तथ्य हैं, उनके बारे में हम कल नई क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतने ही रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।